नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया और दूसरे चरण की जो मतदान की तैयारियां हैं वो चल रही हैं। आज हमने पूरा कोलकाता घूमा है और पूरे कोलकाता में आज ऐसी स्थिति थी कि जैसे कोलकाता में कर्फ्यू लगा हुआ हो। जो हमारी टैक्सी का ड्राइवर था उसका ये कहना था कि सर आप लकी हो कि आज इस तरीके से कोलकाता में घूम पा रहे हो, क्योंकि कोलकाता में कभी भी इतना कम ट्रैफिक नहीं होता है। धर्मतला, हावड़ा ब्रिज 10-10, 15-15 मिनट में हमने सारे इलाके कवर किए हैं। और आज जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं दोपहर के वक्त, पीछे आप देख रहे हैं मेरे ईडन गार्डन्स है, जो ऐतिहासिक मैदान है। क्रिकेट के सारे मैच होते हैं, IPL के मैच आजकल चल रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इसको पूरा रिनोवेट कर दिया गया है, रंग रूप इसका बदल दिया गया है। लेकिन दोस्तों, एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में मैं आपसे बात करूँगा आज, और ये महत्वपूर्ण खबर अखबारों में भी छपी हुई है, कुछ लोकल अखबारों ने छापी है लेकिन जो नेशनल मीडिया है, जो दिल्ली में बैठकर पॉलिटिक्स करता है, दिल्ली में बैठकर पॉलिटिक्स को कवर करता है और राजनीति के अंदर घुसा रहता है, उसे इस प्रकार की खबर नज़र नहीं आती है। एक खबर है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने आज अपने वोटर्स को एड्रेस करते हुए मीडिया के माध्यम से एक जानकारी शेयर की है, बल्कि एक अपील की है, और ये कहा है कि जो हज यात्रा पर जाने वाले हैं उन्हें कुछ समय के लिए अपना कार्यक्रम पोस्टपोन कर देना चाहिए और 29 तारीख को मतदान है, मतदान करने के बाद ही हज की यात्रा पर जाएं। मैं आपको बता दूं कि अभी जो पीरियड चल रहा है, पूरे देश में ही, पूरे भारत में ही लाखों की संख्या में हज यात्री मदीना के लिए जाते हैं और सारी फ़्लाइट्स इन्हीं दिनों होती हैं। ख़ासतौर से यही इसका मेन पीरियड होता है, तो उसका ज़बरदस्त सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। जब हम एयरपोर्ट पर उतरे थे तो वहाँ पर हमें सैकड़ों की संख्या में हज यात्री सामान लिए हुए दिखे। तो मैंने सोचा कि यार, ममता बनर्जी इस प्रकार की अपील कर रही हैं तो उसके पीछे कोई वजह होगी। देखिए, सीधी सी बात है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 27 से 30% के बीच मुस्लिम आबादी है। 2011, 2016 और 2021 में जो तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की, उसमें मुस्लिम मतदाताओं की सबसे बड़ी भूमिका रही। इससे पहले जब टीएमसी से पहले जब यहाँ CPM का राज था, कम्युनिस्टों का राज था, तो मुसलमान उन्हें वोट किया करते थे। लेकिन ममता बनर्जी आ गई तो मुसलमान वोट उधर शिफ्ट हो गया। और जब पश्चिम बंगाल में इस समय चुनाव हो रहा है तो चुनाव बहुत ही पोलराइज्ड है, बहुत ही ध्रुवीकृत है, और हार जीत का अंतर सबको ऐसा लग रहा है कि 4-5 हज़ार वोटों के अंतर में ही, 500-700 वोटों के अंतर में ही हर सीट पर होने वाला है। तो यही वजह है कि ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि अगर हज़ारों की संख्या में, और बल्कि मैं ये कहूँ कि लाखों की संख्या में अगर हज यात्री यहाँ से हज यात्रा पर चले जाएंगे तो उनकी जगह वोटिंग कौन करेगा, उनके वोट कम हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से उन्होंने अपील की है। दोस्तों, मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस बार क्यों अपील कर रही हैं। पिछली बार भी चुनाव इन्हीं दिनों हुए थे, तब उन्होंने कोई ऐसी अपील नहीं की थी। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, लेकिन तब भी उन्होंने कोई इस प्रकार की अपील लोगों से नहीं की थी। इस बार की वजह है, एक तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुस्लिम सीटों पर लड़ रही है, और इनसे अलग होकर के जो हुमायूं कबीर इनका विधायक हुआ करता था TMC का, वो इनसे अलग हो गया था, उसने भी अपनी पार्टी बना रही है और मुस्लिम वोटों में वो भी सेंध लगा रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर ये 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार वोट हमारे काट लेते हैं तो उसके बाद हमारी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दूसरे, सत्ता विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी का मेन फैक्टर है, ये भी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोलकाता से मेरा जो मैंने यहाँ पर स्टडी किया है, 17-18 एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं। 18 अप्रैल से 4 मई के बीच हज यात्रियों को जो मदीना ले जाने का लेप 1 है, यानी कि पहला चरण है, वो इन दिनों चल रहा है। हालांकि ये तो मुझे कहीं से मिला नहीं कि एग्जैक्टली मदीना के लिए कितनी फ़्लाइट्स होने वाली हैं, लेकिन इसमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि हर दिन कोलकाता और देश के कई अन्य हिस्सों से यहाँ उड़ानें हो रही हैं। और यहाँ पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, जिसे डमडम एयरपोर्ट भी कहा करते थे पहले, उसके आसपास जो झारखंड और असम से आने वाले मुसलमान हैं, वो भी यहीं से अपनी फ़्लाइट्स पकड़ते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है, और जब गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है तो सारी एयरलाइंस को फ़्लाइट्स यहाँ से बढ़ानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर लगभग आप समझ सकते हैं कि अगर 1500 हज यात्री झारखंड से यहाँ पर आ रहे हैं और इनका पहला जत्था 18 अप्रैल को रवाना हुआ, तो एक डेट में 1500 लोग चले गए, और उसके बाद अलग अलग डेट्स में अगर 1500 लोग जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कई हज़ार लोग यहाँ से निकल जाएंगे।
और इस बारे में जो जानकारी मुझे मिली है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, आप सब जानते ही हैं कि फ़ैसला दिया था 2012 में कि 10 साल के भीतर भीतर जो हज यात्रा है उस पर सब्सिडी पूरी तरह ख़त्म की जाए, क्योंकि ये एक राजनीतिक मूव माना गया था। बाकी जितने भी तीर्थ स्थल हैं या पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाती है। तो 2012 में वो सब्सिडी ख़त्म कर दी गई थी और 2018 में हज की जो सब्सिडी थी उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। मेरे ख्याल से उस समय संभवतः शायद स्मृति ईरानी मंत्री थी या कोई और मंत्री थी, और लोग ये कहते हैं कि मोदी ने आने के बाद हज यात्रा की सब्सिडी ख़त्म कर दी, जबकि हकीकत बात यह है कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला दिया था कि अब हज यात्रियों को कोई सीधी डायरेक्ट फाइनेंशियल सब्सिडी या हवाई किराए में छूट नहीं दी जाएगी। तो ममता बनर्जी छूट तो दे नहीं सकती हैं, तो किया क्या जाता है यहाँ पर मैं आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पर हज हाउस बनाया गया है कलकत्ता के न्यू टाउन और राजार हाट इलाके में, जिसे कहते हैं मदीनत उल हुजाज, और पार्क सर्कस में बेत उल हुजाज। ये 2 जगह हैं जो हज हाउस हैं। यहाँ पर क्या होता है कि सारे हज यात्रियों की असेंबलिंग होती है, उनके रुकने की व्यवस्था की जाती है, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, और जो मुझे पता लगा है कि बहुत छोटी सी टोकन मनी ली जाती है, वरना ये सरकार की तरफ से स्पॉन्सर्ड होती है। यहाँ पर सारे यात्रियों को एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए एसी बसें और बड़े बड़े ट्रक्स लॉजिस्टिक्स के उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी कि जो हज यात्री हैं बहुत सारा सामान लेकर के जाते हैं, क्योंकि वो लगभग 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो उनका जो हज यात्रियों का सामान है वो ट्रकों में भर करके एयरपोर्ट तक भेजा जाता है, और यहाँ पर पूरी व्यवस्था राज्य की जो हज कमेटी है उसकी तरफ से की जाती है। पासपोर्ट, वीज़ा, ऑनलाइन आवेदन, जितने भी कागज़ हैं वो सारे के सारे उनके लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। और जो हज के नियम हैं, जो रिचुअल्स हैं, अरकान कहते हैं जिनको उनको सऊदी अरब में रहने के तौर तरीके, इन सब को समझाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, और ये सारी राज्य सरकार फ्री में करती है। हज हाउस से लेकर कोलकाता एयरपोर्ट तक यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से पहुंचाने के लिए बस, ट्रक सब उपलब्ध कराए जाते हैं, और यानी कि वॉलेंटियर्स, स्वयं सेवक तैनात किए जाते हैं जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा विदेशी मुद्रा, जो सऊदी में रियाल चलता है, वो एक्सचेंज के लिए उपलब्ध कराया जाता है, और कमेटी इसके लिए बाकायदा टेंडर छोड़ती है यहाँ पर, और वो सारे टेंडर टीएमसी वालों के पास ही रहते हैं। इसके अलावा इस साल तो बुजुर्गों और महिलाओं को पहली बार यात्रा कराने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। और देखिए, इस बारे में अगर आप किसी से भी मालूम करने की कोशिश करेंगे तो कोई बताएगा नहीं, लेकिन जो हज हाउस का खर्च है जो न्यू टाउन में बना हुआ है, और साथ ही साथ जो दूसरा हज हाउस बना हुआ है, उन सब का व्यवस्था राज्य सरकार करती है। अपना पैसा खर्च किया जाता है और राज्य सरकार के पैसे के बाद सारी व्यवस्था की जाती है। इवन जितने भी यात्री होते हैं उन सब का पहले वहाँ जाने से पहले मेडिकल चेकअप होता है। कोई उन्हें इस प्रकार की बीमारी तो नहीं है कि वो बीमारी वहाँ दूसरे लोगों में फैला दें, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन फैल जाए, क्योंकि वहाँ तो पूरी दुनिया से करोड़ों हज यात्री इकट्ठा होते हैं। तो वो हेल्थ चेकअप भी सरकार की तरफ से कोलकाता में फ्री कराया जाता है। ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से ज़रूरी दवाइयाँ दी जाती हैं, जो वैक्सीनेशन की जानी होती हैं, कुछ वैक्सीन लगवानी पड़ती हैं हज यात्रियों को, वो वैक्सीनेशन भी राज्य सरकार के द्वारा कराई जाती है। और इसके अलावा कुछ खादिम तैयार किए जाते हैं। अब आप सोचोगे खादिम क्या होते हैं? खादिम वो होते हैं कि जो जाएंगे मदीना। अगर यहाँ से आप समझ लीजिए कि आप 1 लाख यात्री वहाँ पर गए हैं, 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख हज यात्री गए हुए हैं, तो स्पेशली पश्चिम बंगाल के जो हज यात्री हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था देखने के लिए कुछ खादिम तैयार किए जाते हैं। उन्हें ट्रेंड किया जाता है, और ट्रेंड करने के बाद उन्हें फ़्लाइट से वहाँ भेजा जाता है। और जब तक भी वहाँ पूरी यात्रा चलती है, इस दौरान वो सारे लोग वहीं पर मौजूद रहते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। इसके अलावा किसी की फ़्लाइट छूट गई, किसी का कोई बिछड़ गया है वहाँ पर, वो सारी व्यवस्थाएं देखने का काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर ममता बनर्जी की सरकार कई सौ करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितनी हम्बल अपील उन्होंने की है कि भाई जाइए तो ज़रूर, लेकिन पहले अभी तो हज यात्रा में बहुत समय है। ये कहा है ममता बनर्जी ने कि हज यात्रा में बहुत समय है, वोट डाल करके जाना। ममता बनर्जी समझ गई हैं कि इस बार 1-1 वोट की लड़ाई होने वाली है। अगर 100 वोट हुमायूं कबीर ने काट दिए, 200 वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने काट दिए, और ख़ासतौर से मुस्लिम बहुल सीटों में, तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को लाभ उसका मिल जाए। कुछ सीटें यहाँ पर ऐसी भी हैं
कि जहां पर बीजेपी का एकमात्र हिंदू कैंडिडेट है और 3-3, 4-4 कैंडिडेट मुस्लिम खड़े हुए हैं, टीएमसी का भी, कांग्रेस का भी, या फिर सीपीएम का, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, इन सब के भी वोट्स अगर जुड़ जाएं तो आप समझ लीजिए कि 4-5 हज़ार वोट कट जाते हैं। हालांकि मुस्लिम वोटर बड़ा चालाक होता है और बड़ा टैक्टिकल तरीके से वोटिंग करता है, वो जानता है कि हमें टीएमसी को ही जिताना है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी के मन में कुछ चीज़ें, आशंकाएं घर कर गई हैं और इसी वजह से उन्होंने एक प्लान बनाया है कि भाई इस बार हज यात्रियों से ये अपील की जाए कि भाई आप अभी मत जाना, 29 तारीख को वोटिंग हो जाएगा, उसके बाद चले जाना। हो सकता है कि ममता बनर्जी उनके लिए टिकट भी अपनी तरफ से करा दें। तो दोस्तों, ये बात आपको कोई भी मीडिया वाला नहीं बताएगा। ये लोग बताते रहेंगे कि अमित शाह ने ये कहा, ममता बनर्जी ने ये कहा, लेकिन जो अपील यहाँ पर लोकल लेवल पर की जा रही है वो आप समझ नहीं सकते। अब आप देखिए कि पूरे प्रदेश में आज छुट्टी है, जबकि कोलकाता में आज वोटिंग नहीं है। यहाँ पर 29 तारीख को वोटिंग है, लेकिन कोलकाता के आज सारे बाज़ार बंद थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लेबर है वो देहात इलाके से आती है, मुर्शिदाबाद और जो बाकी इलाकों में जहाँ आज वोटिंग हो रहा है वो अपने यहाँ अपने उनके घरों में वोट डालने के लिए गए हुए हैं। और अगर लेबर घरों में वोट डालने के लिए चली जाएगी तो होटल, दुकान, ऑफिस ये कैसे चलेंगे? यही वजह है कि आज हम जहाँ भी गए, हावड़ा में गए, धर्मतला में गए, जो यहाँ के क्राउडेड एरिया हैं, जहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर जाने के लिए आपको 4-4, 5-5 घंटे खर्च करने पड़ते हैं, आज हमने 10-10 मिनट में सब जगह घुमाया है। और हम हावड़ा से ईडन गार्डन तक 10 मिनट में पहुँचे हैं, जबकि हमारा टैक्सी ड्राइवर ये कह रहा था कि साहब 1 घंटा लगता है सामान्य दिनों में। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार कितना इंटेंस चुनाव पश्चिम बंगाल का हो रहा है और निश्चित रूप से एक बदलाव की, एक चेंज की और एक अलग प्रकार के नतीजे की भनक, सुगबुगाहट सबको नज़र आ रही है। हमारी रिपोर्ट्स पश्चिम बंगाल से जारी रहेंगी। कल भी हम कुछ वीडियो इस प्रकार के लाने वाले हैं। जो हमारा दूसरा चैनल है हर्ष कुमार, उस पर भी हमने वीडियो डाल दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।